नमस्कार मित्रों। मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो है तो बड़ा कॉमन, लेकिन इससे लगभग 40% लोग प्रभावित हैं और जरूरी भी बहुत है। योग है, विषय है आपका मंगल दोष। कुंडली में कैसे बनता है, किन भावों से बनता है, क्या असर होता है, असर होता भी है कि नहीं है, कितना होता है, क्या होता है, और उसका कोई निदान होता है तो क्या होता है। इन सब चीजों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो समय ना गंवाते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मंगल दोष को समझने से पहले हमें मंगल को समझना होगा। मित्रों, सबसे पहले तो जानिए कि कोई भी ग्रह गलत नहीं होता। वो अपने नेचर के हिसाब से व्यवहार करता है। कहीं आपको उसकी जरूरत नहीं होती है, उसके गुणधर्मों की जरूरत नहीं होती है, कहीं होती है। जब नहीं होती है तो वो आपके लिए थोड़ा सा परेशानी का कारण बन जाता है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मंगल है क्या, वो क्यों किसी का अमंगल करने लगा। तो जैसा कि आप मंगल फिर दोष, जिसमें नाम में मंगल लगा होगा वो दोष कैसे हो सकता है। पहले सोचने की तो बात यह है। भगवान शिव ने ग्रह बनाए तो कभी ये नहीं कहा कि कोई ग्रह किसी का अहित करेगा, नहीं। ग्रह तो आपको आपके एक्टिविटी, आपके कर्मों के हिसाब से फल देके चले जाते हैं। तो फिर ये दोष की बात कहां से आई। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करते हैं। मित्रों, मंगल बहुत ही एनर्जी से भरा हुआ, या यूं कहे कि सूर्य के बाद, सूर्य की एनर्जी तो सभी जानते हैं कि सूर्य के बाद सबसे ज्यादा एनर्जी वाला ग्रह जो है वो मंगल है। ज्योतिष में ग्रहों के जब हम लोग उपमा करते हैं, उपमा देते हैं, तो मंगल को हम लोग जैसे सूर्य को राजा की उपमा देते हैं, मंगल को सेनापति की उपमा देते हैं। सेनापति की उपमा का देने का अभिप्राय यह है कि एक सेनापति के जितने भी गुण धर्म होते हैं आप मंगल से मैच कर सकते हैं, या मंगल के जितने गुणधर्म होते हैं एक सेनापति से मैच कर सकते हैं। दोनों ही आप अपनी सहूलियत के हिसाब से समझ लीजिएगा। जोश, उत्साह, साहस और जुनून, किसी भी काम को करने में जल्दबाजी और एक्टिव रहना, अपनी बात बात पे शक्ति का प्रदर्शन करना, ये कुछ ऐसा गुणधर्म है मंगल का जो ये शो करता है कि उसके पास जरूरत से ज्यादा एनर्जी है। अब अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ जाए जिसका मंगल प्रोमिनेंट हो, तो जाहिर सी बात, और उस व्यक्ति का खासकर इतना प्रोमिनेंट ना हो, वो थोड़ा सा लेजी टाइप का हो, तो ऐसी स्थिति में एडजस्ट करने में काफी दिक्कत होती है। वो एक वर्ड होता है कंपेटेबिलिटी। कंपेटेबिलिटी वो मैच नहीं करती, वो यहां लागू नहीं होता है। अब मंगल दोष, तो मित्रों अगर मंगल दोष की बात करें तो आपकी नौकरी को लेके किसी ने मंगल दोष की बात नहीं की, आपके व्यवहार को लेके किसी ने मंगल दोष की बात नहीं की, धन को लेकर के किसी ने मंगल दोष की बात नहीं की कि मंगल अगर आपका ऐसा है तो आपको धन नहीं आएगा, ये दोष हो गया। ये दोष नाम का जो शब्द है सिर्फ एक ही जगह पे मंगल के साथ जुड़ता है, जब मंगल विवाह से कहीं मंगल का कनेक्शन जोड़ा जाता है। अब मित्रों समझने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऐसा क्यों है कि विवाह के नाम पे आके मंगल को भी अमंगल बता दिया जाता है, मंगल के आगे दोष लग जाता है। ये एक्चुअली कहने कहने के तरीके में अंतर है। तो मंगल दोष है कि नहीं, ये हम अभी बताने के बाद आप पे छोड़ेंगे। आप अपने हिसाब से खुद सोचिएगा, समझिएगा कि मंगल दोष है
या मंगल एक योग है, मांगलिक होना एक योग है कुंडली में, आप उसको अपने तरीके से ले सकते हैं तो योग है। अगर आप नहीं ले सकते, अनजान में है, आपके साथ कोई घटना घट जाती है, तो आप वो दोष के रूप में देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम शुरुआत करते हैं कि ये योग बनता कैसे कुंडली में। तो ये योग तब बनता है कि यदि किसी भी जातक की कुंडली में मंगल पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में, 12वें घर में अगर स्थित होता है तो मंगल दोष माना जाता है। अब ये तो रही नॉर्मल बात, लेकिन आज हमने देखा कि हमारे अब नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में देखा परमानेंट ही ऐसा करते हैं कि वहां पर सेकंड हाउस से मंगल को भी काउंट करते हैं। मांगलिक देखना हो तो सेकंड हाउस को भी कैलकुलेट करते हैं। हाँ, इसके पीछे एक थ्योरी है, कारण है, तो ये भी बात कर लेंगे। तो ये बनता कैसे, क्यों बनता है? तो मित्रों, चूंकि ये विवाह किससे जुड़ा हुआ दोष माना जाता है, इसलिए सारा कंसंट्रेशन 7th हाउस पे आता है, क्योंकि 7th हाउस विवाह का घर माना जाता है। विवाह को, मैरिड लाइफ को हम लोग 7th हाउस से देखते हैं। अब 7th हाउस और मंगल संबंध अब जोड़िए आप। मंगल जब पहले घर में होगा तो उसकी 7वीं दृष्टि 7th हाउस पे पड़ेगी। मंगल जब चौथे घर में होगा तो उसकी चौथी दृष्टि 7th हाउस में पड़ेगी। मंगल जब 12वें घर में पड़ेगा तो उसकी 8वीं दृष्टि 7वें घर में पड़ेगी। कहने का सिर्फ ये तात्पर्य है कि इतना एनर्जेटिक ग्रह और उसकी सीधी दृष्टियां पड़ रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं 7th हाउस को इफेक्ट डालेगा। तो जब इफेक्ट डालेगा, जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्रहों से ज्यादा उनकी दृष्टियां इंपॉर्टेंट होती हैं, तो जब आपको पता है कि इफेक्ट डालेगा तो कहीं ना कहीं वो प्रभाव पड़ेगा, तो मैरिड लाइफ इफेक्टेड होगी, ऐसा माना जाता है। क्यों? क्योंकि मंगल है बहुत ओवर एनर्जी, वो वहां बैठ करके वही एनर्जी सामने वाले को दे रहा है। अब 7th हाउस में वहां तो किसी की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो अगर 7th हाउस में मंगल स्वयं बैठ जाता है तो भी यह दोष माना जाता है। अब ये तो हो गया 12वें भाव में, पहले भाव में, चौथे भाव में और 7वें भाव में। अब आपको समझ आएगा कि 8वें भाव को क्यों इन्वॉल्व किया इसमें। क्योंकि 8वें भाव से, और 8वां भाव फिजिकल रिलेशन का होता है। एक्चुअली होता क्या है, वो 8वें भाव में से हम लोग फिजिकल जननांगों का होता है, उसको देखते हैं। तो जाहिर सी बात, वो मंगल का खुद का घर है। अगर मंगल वहां बैठता है तो वहां उन सब चीजों पे वो ज्यादा एनर्जी डालता है जो कि 7th हाउस के बाद सेकंड बनता है। तो उसमें जो इंटरनल रिलेशनशिप में जो चीजें यूज होती है, जो चीजें काम आती है, उनमें वो ज्यादा एनर्जी देता है। पीछे पिछले जमाने में ऐसा होता था कि बच्चे पैदा करते करते औरतें एक्सपायर कर जाती थी। यहीं से दोष की शुरुआत होती है। क्योंकि आप कभी भी देखेंगे कि पुराने जो भी हमारे वेद हैं, या जो भी, जैसे नारद पुराण से हम लोग ज्योतिष का अध्ययन करते हैं, तो आप किसी में भी देख लीजिए, आप बीपीएचएस में देख लीजिए, आप बीपीएचएस में भी नहीं है, यस, आप कहीं भी देखेंगे तो मांगलिक दोष आपको कहीं नहीं मिलेगा। पुराने वेदों में नहीं मिलेगा, बीपीएचएस में तो मिल जाएगा, लेकिन पुराने वेदों, जो जहां से बीपीएचएस लिया गया वहां तो आगे जुड़ा है, बट पुराने वेदों में कहीं भी मांगलिक का, मंगल दोष का जिक्र नहीं है। ये सिर्फ उसके बाद ही आया है, क्योंकि समय बीतता है, रिसर्च बढ़ती है, तो नई नई चीजें निकल के आती हैं। जैसे काल सर्प दोष, काल सर्प दोष क्या है, 500-700 साल पुराना है।
कहते हैं ना कि नई नई चीजें जब हो जाती है तो उनका कहीं ना कहीं समाज में उसको भी सेट किया जाता है। तो 8वें घर से मंगल वहां होना आपके विवाहोपरांत शारीरिक संबंध में जो कष्ट है वो दिखाता है। मैंने बताया ना कि जैसे पुराने जमाने में क्या होता था, अधिकाधिक एनर्जी के कारण वो कई बार प्रेगनेंसी होती थी, कई बार डिलीवरी होती थी। सामने वाला अगर उतना कैपेबल है, उसका मंगल उतना अच्छा है तो झेल गए, नहीं तो वो लेडी नहीं झेल पाती थी। या अगर लेडी किसी मतलब जो है महिला के या किसी स्त्री के अष्टम भाव में मंगल है तो उसकी डिजायर इतनी ज्यादा होती थी कि वो आदमी बीमार हो जाता था। तो वो दोनों तरीके से दोनों पे देखा जाता था कि मंगल जो है खराब है, और इसी वजह से उसको चूंकि मृत्यु से जुड़ गया तो वो दोष में आ गया, मानने भी लगे दोष। अब ये तो हो गया 12वें भाव में, पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में। अब दूसरे भाव को हम लोग क्यों कंसिडर करते हैं? क्योंकि चूंकि जब मामला मृत्यु से जुड़ जाता है तो बहुत ही सतर्कता बरतनी पड़ती है किसी भी प्रिडिक्शन में। क्योंकि मामला जीवन साथी से है, जीवन साथी हम लोग देखते हैं 7वें भाव से, जिसका सारा चर्चा उसी पे हो रही है। और दूसरा भाव 7वें का अष्टम है, तो मृत्यु का, जीवन साथी की मृत्यु का विचार भी वहीं से किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में सेवेंथ हाउस का जो 8वां घर है, सेकंड हाउस, उसको एज अ मंगल दोष घर के भाव के लिए कंसिडर किया जाता है। साथ ही साथ साउथ इंडिया में, नॉर्थ का नहीं पता, हमने देखा कि नॉर्थ में इतना ज्यादा नहीं लेते हैं इसको डीपली, लेकिन साउथ इंडिया में लेते हैं कि जब हम मंगल कंसीडर करते हैं तो वो शुक्र को साथ में कंसीडर करते हैं। उसका रीजन ये है, काल पुरुष की कुंडली में 7th हाउस में बनती है तुला राशि, जिसको ऑन करते हैं शुक्रदेव, और सेकंड हाउस में बनती है वृषभ राशि, उसको भी ऑन करते हैं शुक्रदेव। तो मंगल के साथ साथ अगर शुक्रदेव मंगल है इन भावों में, और अगर शुक्रदेव भी कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब हैं, पाप प्रभाव से है या वहीं बैठे हुए हैं साथ में, तो ये दोष बढ़ जाता है, ये दोष और ज्यादा बढ़ा हुआ मान लिया जाता है। और ये तो हो गया मित्रों दोष है। अब ये दोष कैसे मानेंगे कि क्या वास्तव में अगर कहीं किसी के भी कुंडली में इन भावों में मंगल हो या शुक्र हो तो क्या मान लिया जाएगा? तो सोच के देखिए कि मंगल होना और ये दोष होना दो अलग अलग चीजें। बहुतों की कुंडली में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने 20-20 साल, 25-25 साल काट दिए, उनको पता भी नहीं कि मंगल है। किसी कारणवश बच्चे की कुंडली दिखाने आए तो अपनी साथ में दिखा ली, तो पता चला हम तो मंगली है, इनमें तो आप मंगली, हम मंगली नहीं। हस्बैंड वाइफ ऐसे चर्चा करते हैं, तो उनके साथ तो कुछ घटित नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में समझने वाली बात यह है कि क्यों नहीं घटित हुआ। तो मित्रों सबसे बड़ी चीज आपको बता दें, ये काम करने की इसकी जो चांस होते हैं सबसे ज्यादा कब होते हैं, तो इन भावों में अगर मंगल हो, और या तो मंगल उच्च का हो, स्वराशि हो, या मंगल बहुत ज्यादा पाप प्रभाव से पीड़ित हो जाए, तो इसकी उम्मीद थोड़ी बढ़ जाती है। थोड़ी बोला है मैंने, आप कंसीडर थोड़ा कर सकते हैं कि हाँ ये थोड़ा प्रभाव आपको गलत दे सकता है। यहीं पर ही नहीं आइए, इसको भी आप पूरा ना मानिए। एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मंगल किस नक्षत्र में है, क्योंकि मंगल एक उन्मादी ग्रह भी माना जाता है।
उन्मादी जैसे कोई भी मंगली लड़का होगा, कोई बच्चे हो जिनका मंगल प्रोमिनेंट हो, जैसे मंगल किसी का बच्चे का थर्ड हाउस में हो, आप देखिए उसके बच्चों के हाथ से बहुत सी चीजें टूटती टाटती है। माँ बाप कहते हैं लड़का हमारे समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसकी एनर्जी है। आप उसको बेचारे बच्चे को लेके जाइए किसी ऐसे खिलौने में उलझा दीजिए जहां उसका पसीना सीना गिरने लगे, थक जाएगा, आप देखिए शांत होकर बैठ जाएगा, बिल्कुल नहीं करेगा। एक्स्ट्रा एनर्जी है। तो हमें समझना होगा कि किस नक्षत्र में मंगल कैसे काम करता है। तो इसका बिल्कुल एक सीधा सा सरल सूत्र है कि उग्र नक्षत्र अगर है, नक्षत्रों की भी श्रेणी होती है, आपको पता होगा। हम अगला बनाएंगे वीडियो तो उसमें नक्षत्रों का भी मतलब जब बताएंगे तो उसमें बताते जाएंगे, लेकिन फिर आपको फिलहाल यही बताते थे, वीडियो लंबा हो जाएगा। उग्र नक्षत्र है जैसे भरणी है, जैसे मघा है, जैसे पूर्वाषाढ़ा है, पूर्वा फाल्गुनी है, पूर्वा भाद्रपद है, ये उग्र नक्षत्र है। अगर मंगल इनमें बैठ जाए तो फिर इस मंगल दोष कहेंगे जिसको, आप जिसको कह रहे हैं हम लोग मंगल दोष, ये मंगल दोष नहीं है। मंगल की एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि फिर सामने वाले को उसी हिसाब से कुंडली मिला करके ही विवाह करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप जो दोष की आप बात कर रहे हैं फिर आपको ये दोष देखने को मिलेगा। देखिए कितनी चीजें हैं, मंगल उच्च का हो, मंगल स्वराशि हो, मंगल और शत्रु राशि में हो, पीड़ित हो जाए। नॉर्मल मित्र राशि में तो चलो नॉर्मल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना हो तो चलो नॉर्मल है, लेकिन उतना होने के बाद अगर ये नक्षत्र भी साथ में आ जाए तो आप समझिए कि पावर कितनी बढ़ जाती, क्योंकि इन नक्षत्रों के पास भी एक्स्ट्रा एनर्जी है। इन नक्षत्रों के पास भी एक्स्ट्रा एनर्जी है। यही नहीं, अभी तो हमने आपसे बात की उग्र नक्षत्रों की, अब एक होते हैं तीक्ष्ण नक्षत्र। तीक्ष्ण नक्षत्र जैसे आर्द्रा, अश्लेषा, ज्येष्ठा, मूल, ये तीक्ष्ण नक्षत्र है। तो ये जो 9 नक्षत्र बनते हैं, 5 उग्र हैं, 4 तीक्ष्ण हैं, इन नक्षत्रों में अगर मंगल आ जाए, इनके साथ इन नक्षत्रों में अगर मंगल बैठ जाए तो आप ये मान के चलिए कि इसकी जो चांसेस जो है वो बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। फिर आपको वो सारे रिचुअल्स करने पड़ेंगे, सारी परंपराएं करनी पड़ेगी जो मंगल शांति के लिए आप लोग करते हैं, जो सलाह दी जाती है ज्योतिषियों द्वारा, तब आपको मंगल को कंसीडर करना ही पड़ेगा। नहीं तो नॉर्मली अगर मंगल है और इन सब चीजों से प्रभावित नहीं है, सिंपल मंगल है, मान लीजिए बैठा हुआ है, तो कर्क राशि में बैठा है, तो क्या करेगा? कुछ नहीं, उसकी खुद की पावर कम है। भाई देखिए, ऐसा नहीं नीच ग्रह में पावर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसके जो खराब बैड इफेक्ट्स हैं आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो आपको ये समझना होगा कि सिंपल मंगल के इन भावों में बैठने से मांगलिक दोष नहीं बनता है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के अपने जो विवाह के जो प्रस्ताव है उन पर ध्यान दीजिए, बढ़ाइए विवाह, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ ये फलीभूत कब नहीं होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। आमतौर पर जैसे एक चर्चा होती है कि अगर 7th हाउस में शनि हो जाए, 7th हाउस में गुरु हो जाए, हाँ ये सच है कि इससे जी प्रभावित होती हैं चीजें, नुकसान नहीं होता है, उसके पीछे रीजन है। अब मान लीजिए अगर शनि 7th हाउस में बैठ जाएगा तो दिग्बली होकर बैठेगा, उसके लिए तो दिग्बल हो गया। शनि ने अगर मंगल को देख लिया तब तो उग्रता बढ़ जाएगी। अगर शनि वहां बैठ गया 7th हाउस में, तो जाहिर सी बात है 7th हाउस, शनि एक ठंडा ग्रह है, 7th हाउस एक गर्म ग्रह है, और जब 7th हाउस गर्म भाव है, तो ऐसी स्थिति में जो ठंडा ग्रह वहां बैठेगा तो उसकी एनर्जी को कूल रखेगा। तो कहीं हद तक ये मंगल दोष लोग जो कहते हैं कट गया, आप वैसे ही मान लीजिए, मानते हैं इसको, ऐसा मान लिया जाता है।
लेकिन हाँ प्रभाव इसका कम हो जाता है। गुरु बैठ जाएगा, हाँ यहां पर आपको देखने वाली बात है कि अगर इन भावों में गुरु बैठ गए या मंगल पे गुरु की कहीं भी दृष्टि हो गई इन सारे भावों में, तो आप ये मान के चलिए कि पूरी तरीके से ये दोष, आप जिसको दोष कहें या योग कहें, ये पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है, कोई और कारण भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट ये कारण तो नहीं ही होगा कि मांगलिक होने की वजह से नुकसान हो गया। मैंने ऐसे कई कुंडलियों में देखा है और लोगों की लाइफ अच्छी चल रही है। बस आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि ये जो नक्षत्र है, अगर इनमें कहीं मंगल है तो फिर आपको कोई भी चांस ना लेते हुए कुंडली को परंपरागत तरीके से मिला करके ही विवाह पे आगे बढ़ना चाहिए। तो ये था मेरा आज का एपिसोड। आप उम्मीद है समझ गए होंगे कि अब मंगल को आप दोष समझें या मंगल को आप योग समझें, मांगलिक होना एक दोष है कि एक योग है, ये आप पे छोड़ते हैं, आप स्वयं सोचिए। हमारा काम था आपको चीजों को क्लियर कर देना। उम्मीद है आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछिएगा। मेरी आदत है, मैं कमेंट्स में जवाब जरूर देता हूं। और अगर आपको कोई डाउट है तो अपनी कुंडली को लेकर के कहीं भी, तो मैं एक शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर देता हूं दोपहर में 2 बजे से 4 बजे के बीच में। व्हाट्सएप कॉल कीजिए, आपको कॉल रिसीव होगी, मुझसे बात कराई जाएगी और मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, और उसके कोई चार्जेस नहीं होंगे, फ्री होगा वो। आप जब चाहे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी औरों के पास भी पहुंचे, ताकि उनके मन की भ्रांतियां दूर हो सके। तो उम्मीद है आपको मित्रों अच्छा लगा होगा वीडियो हमारा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।